Question number 91, Srimati Kiran Chaudhary ji. Sir, question number 91. Honorable Minister. Sir, the statement is laid on the table of the House. Supplementary. No supplementary. Thank you, Chairman, sir. Kiran Chaudhary. Thank you, Chairman, sir. I would first of all like to compliment the Honourable Minister for a very good and a very comprehensive reply on this very important subject which concerns the farmers of our country. And, sir, but at the same time, I would like to add that during this season, सबसे ज़्यादा किल्लत जो है वो हमारे किसान भाइयों को होती है फर्टिलाइजर्स की। ठंड का मौसम है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। कल ही मेरे इलाके से फ़ोन आ रहे थे कि जो है डीएपी की, खाद की, यूरिया की कमी हो रही है, फटाफट भिजवाओ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी से कि सारा का सारा जवाब आपने जो दिया है उसमें आई वुड लाइक टू नो, is there any proposal to integrate satellite data or remote sensing inputs to monitor crop acreage and thereby estimate more accurate fertilizer requirement forecasts? And also, whether the ministry has taken a review of the transportation bottlenecks such as rail rake availability or port congestion that may directly or indirectly contribute to artificial scarcity in certain states. And I would like to ask a supplementary after this, sir. सभापति जी, जहाँ तक फर्टिलाइजर्स के डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, इसका एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। एवरी क्रॉपिंग सीजन के पहले डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर और स्टेक होल्डर्स मिल करके रिक्वायरमेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं और जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी स्टेट वाइज एंड मंथ वाइज फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट्स की चर्चा होती है और उसी के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इसको मंथली प्लान के तहत हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी करते हैं और हम उनके डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था भी करते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी व्यवस्था है जिसे हम इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं, जो ट्रांसपेरेंट है और रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। इस रियल टाइम मॉनिटरिंग में सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर कहाँ पहुँचा है, कब कब कहाँ कहाँ जा रहा है, इस सारे का उसमें व्यवस्था होती है। और हम ये भी कहते हैं स्टेट्स को कि दे शुड बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मैन्युफैक्चरर्स, द प्रोड्यूसर्स एज वेल एज द इम्पोर्टर्स। दोनों के साथ आप कनेक्ट में रहिए और टाइमली आप अपने इंडेंट्स प्लेस कीजिए so that आपको वो ठीक समय पर मिल सके। We are in direct touch with the Ministry of Railways also, and we see to it and ensure to it on priority basis कि रेक्स समय पर मिले और वहाँ पर फर्टिलाइजर का इवैक्यूएशन स्टेट्स को समय पर मिल सके, इस बात के लिए भी हम काम करते हैं। ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। इसमें एक प्रश्न में उन्होंने पूछा था तो ड्रॉट प्रोन रीजन्स के लिए भी, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो स्टेट गवर्नमेंट की है, बट यस वी सपोर्ट देम एंड वट एवर इज नीडेड दैट इज बीइंग गिवन टू द स्टेट्स अकॉर्डिंगली। अब जहाँ तक कंट्रोल ऑफ मैल प्रैक्टिसेस है, डाइवर्जन है, होर्डिंग है और ओवर प्राइसिंग है, उसको हम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत 1955 और फर्टिलाइजर्स कंट्रोल ऑर्डर के तहत हम सब स्टैंडर्ड को तो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत हम उनको मार्केट में वो पनिशेबल ऑफेंस है, हम उस पर एक्शन लेते हैं। स्टेट्स आर एम्पावर्ड टू टेक एक्शन। और जो ये होर्डिंग वगैरह है, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत हम उनके ऊपर एक्शन लेते हैं। और एक हम बताना चाहेंगे, आपने पूछा तो 1 अप्रैल से लेकर के अभी 28 नवंबर तक ब्लैक मार्केटिंग में शो कॉज नोटिसेस जो हैं वो 5058 हुए, FIRs लॉन्च्ड इज 442 और लाइसेंसेस कैंसल्ड इज 3732। होर्डिंग में दी
show cause notice to 687, and the licenses cancelled is 202, and the FIRs registered is 446. Substandard quality में the show cause notice to 3,811, 1,437 is the license which are cancelled, and 65 are the FIRs which have been registered. Diversion 3,058 cases show cause notice, 464 licenses have been suspended, and 96 FIRs have been lodged. If I talk about the show cause notices in totality in the past 7 months, it is 12,814, sir, and 5,835 are the licenses which have been cancelled, and 649 are the FIRs which have been lodged. जिसमें से black marketing पर 442 FIRs have been lodged. So we have been proactive, very strict, and in coordination with the state government, and the action taken is the state government. Whatever the complaints we receive, we certainly see to it that it should be answered immediately, and so we communicate to the state governments, and we have asked the state governments to proactively work. और ये जो 7 महीने में मैंने आपको 12,000 के आसपास बताए show cause notices, और 5,835 licenses have been cancelled in just 7 months. So we have been very active, and in the next continuing Rabi season also, and in the next Kharif season, we have decided to have a special plan for it, so that we are able to see that no substandard material of fertilizer is being distributed, number one. Number two, hoarding is restricted, is controlled, is not permitted. And of course, timely the fertilizer should reach. Although this question does not pertain, but the member has asked, so I would like to say, ये वातावरण बनाने की कोशिश होती है कि फर्टिलाइजर नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है. हमने टाइमली हर एक स्टेट को फर्टिलाइजर पहुंचाया है. Although we also know that the fertilizer is being diverted, although it is also known fact that the dealers are hoarding it, which has to be taken care by the state government. But as far as the material is concerned, the fertilizer is concerned, they have reached the on time everywhere. और हमने and I would like to be very clear, and I would like to have the request the member parliament to actively see to it. आप हमसे पूछेंगे, मैं जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं थ्रू आउट सीजन की भी अगर हम बात कर लें, आज की डेट में यूरिया हमारे पास 67.85 लाख मेट्रिक टन इज इन स्टॉक. 25 lakh metric ton is going to come next month. 25 lakh metric ton is going to come next month. So 50 lakh metric ton of urea is, along with this 67, is available, number one. Number two, 17 lakh metric ton has been imported. They are on the port. तो हमारे को किसी चीज की कमी नहीं है, और भेजने में भी हम देर नहीं करते हैं. लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखने की जरूरत है, और ये जो मैडम ने कहा है वो भी मैं बताता हूं कि वी आर टेकिंग अ पायलट प्रोजेक्ट वेयर वी आर ट्राइंग टू सी टू इट दैट द लैंड एरिया व्हिच यू हैव एंड द फर्टिलाइजर यू आर आस्किंग फॉर, दिस इज टू बी टेकन केयर. किसान को हम सब्सिडाइज फर्टिलाइजर देते हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी 10 बोरी की है, ही इज टेकिंग 50 बैग्स. तो दिस इज ऑल्सो हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, जिसमें हमको स्टेट गवर्नमेंट की मदद चाहिए और मुझे एमपीज की भी मदद चाहिए, सो दैट वी आर एबल टू सी टू इट दैट द फर्टिलाइजर इज नॉट डाइवर्टेड और होर्डिंग भी ना हो, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी. सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमती किरण चौधरी जी. Thank you, sir, and thank you, Minister Sam. That was an answer which gave a lot of this thing for the farmers. But I would like to know, sir, that एक mal practices बहुत होती हैं, जिसके अंदर जब यूरिया दिया जाता है या जब फर्टिलाइजर दिया जाता है, तो जबरदस्ती उनको जो है कुछ ना कुछ और लेने के लिए मजबूर करा जाता है, जिससे आर्थिक जो है बहुत उनके ऊपर संकट पड़ता है. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी माननीय मंत्री जी से कि इस चीज को भी संज्ञान में लिया जाए और एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल बनाया जाए, ताकि ये इस तरह की जो काम हो रहे हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त जो है पेनलाइजेशन हो.
साथ ही साथ, I would also like to know that whether the center has assessed the economic losses faced by the farmers due to the application of non-standard fertilizers, and if compensation mechanisms are, if not, if the compensation mechanisms are being deliberated upon. Thank you. जहां तक उनसे ये कहा जाता है कि आप इसके साथ साथ कुछ और सामान लिया जाए, we certainly the ministry will discuss this issue with the dealers and with the companies, and we'll see to it that such type of activities जिससे farmers को दिक्कत आए इसका हम ध्यान रखें, दिक्कत ना आए इसका हम ध्यान रखेंगे। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल है, जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत सेक्शन 19 के तहत उन पर एक्शन होता है और वो उसको हम प्रोहिबिट करते हैं मार्केट में आने से। जिस कंपनी का भी पकड़ाता है, आगे क्वेश्चन आया है उसमें हम उसका जवाब देंगे, जिस कंपनी का भी पकड़ाता है उसकी सब्सिडी में जो पेमेंट अमाउंट बचा हुआ होता है उससे हम उसको हम सीज करते हैं और उस पर हम पेनाल्टी लगाते हैं। इस बात को हम करते हैं। The third supplementary, Srimati Mausum B. Noor. Thank you, Chairman, sir. Sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister, with over 95% of its specialty fertilizers being imported from China, is it not a national disgrace that India's rabi crop and farmers' livelihoods are at risk due to China's suspension of the same? And as prices of these inputs are expected to increase 12%, how long will the domestic production and diversification remain ignored? Thank you, sir. Although this question does not pertain to the original question, but 90% of the fertilizer comes from China, this statement is not correct. It is incorrect. Number one. Specialty fertilizer also, number one. Number two, as far as the diversion part is concerned, we are trying many schemes so that we go for diversion also. Sri Ashok Rao Chauhan, the fourth supplementary. अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सप्लीमेंट्री पूछने की मुझे इजाजत दी। आदरणीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत से जवाब दिया है और इस देश में सच्चाई ये है कि फर्टिलाइजर की कमी कोई नहीं है, फर्टिलाइजर की उपलब्धता है। हालांकि ये स्टेट सब्जेक्ट है कि जहां पर वितरण जो है वो स्टेट से लगा हुआ है। सर, आपने जो स्टेटमेंट अभी हाउस में यहाँ पर जवाब दिया है, आपकी स्टेटमेंट जो जवाब है 25 अप्रैल से नवंबर ये महीने तक जो भी होर्डिंग, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, डाइवर्शन, ब्लैक मार्केटिंग, इसका जो भी जवाब दिया, आंकड़े बड़े स्पष्ट है कि इसमें शो कॉज नोटिस दिए गए हैं, इसमें होर्डिंग के खिलाफ में, ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ में काफ़ी एक्शन लिया गया है। सर, आज की जो हालात है क्लाइमेटिक चेंज के हिसाब से किसान को बड़ी एक अनिश्चित वातावरण में खेती करनी पड़ रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, देश में हर जगह क्लाइमेटिक चेंज का असर है, बाढ़ आती है तो पूरा फसल बह जाती है, कहीं पर सूखा है। और इसके बाद में सर ये प्रॉब्लम हम देखते हैं कि ऐसे हालात में जब फर्टिलाइजर की जो प्रॉब्लम निर्माण हुई स्टेट से संबंधित जरूर है। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि ये जो FIR शो कॉज दिए हैं, FIR किए हैं, पर रेट ऑफ कन्विक्शन शून्य है। मेरा आपसे मंत्री जी से अनुरोध ये है कि अगर रेट ऑफ कन्विक्शन देखा गया तो इस मामले में, हालांकि ये प्रैक्टिस हो गई है, लोगों को शो कॉज दी जाती है, एक्शन की बातें कही जाती है, पर कन्विक्शन जीरो है। तो मेरा ये मंत्री महोदय अनुरोध है कि स्टेट से इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और कन्विक्शन बढ़ाने के बारे में हम क्या कर सकते हैं ताकि ये पाबंदी हो जाए और ब्लैक मार्केटिंग को हिम्मत ना करे, इसके बारे में हमारी केंद्र सरकार क्या कर रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर, हम प्रोएक्टिव हैं सर, नंबर वन। नंबर टू, जैसे मैंने कहा कि FIR करना भी स्टेट का काम है और स्टेट ही इसको देखती है। हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में वी आर ट्राइंग टू सी टू इट कि इसमें एक्शन भी हो और कन्विक्शन भी हो। The fifth supplementary, Shriman KRN Rajesh Kumar. Thank you, sir. Now, government encourage to the farmer to use the nano fertilizers. I want to ask the Honorable Minister, what are the steps taken by the government to ensure the standard and the quality of nano fertilizers, like nano urea and nano potash? Across the India, the farmers are now moved to the nano fertilizers. What are the
the steps taken by the government, they ensure the qualities. Thank you, sir. The question pertains to the fertilizer distribution. And I would request the member to ask a separate question about the nano fertilizer. What steps we have taken, I'll give a detailed answer. Thank you. Question number 92, Dr. Sasmit Patra. Question number 92, Honorable Chairman, sir. Honorable Minister Nirmala. Honorable Minister. उत्तर सदन के पटल पर प्रस्तुत है. Now, first supplementary, Dr. Sasmit Patra. Honorable Chairman, sir, I would like to first place on record my appreciation for the judicial members and technical members of the National Company Law Tribunal who continue to deliver outstanding performance under extraordinarily difficult circumstances. There is scarcity of personal staff and experienced stenographers for order dictation. Offices run largely by contractual employees, and the burden of insolvency and bankruptcy code as well as company law on the entire benches. Despite that, they have maintained recovery rates much better than DRT, SURFACI and BIFR. My question to the Honourable Minister is, when will the government consider providing full-time sanctioned staff instead of contractual personnel, ensuring better infrastructure and living conditions for judicial and technical members, adopting a uniform and rational system for remuneration fixation, and consider and revisit probably to scrap the compulsory 3-year rotation policy to allow continuity and specialization that this complex work demands. I thank you, sir. Honorable Minister. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदस्य का पहले तो धन्यवाद करता हूं कि एनसीएलटी की वर्किंग और उनके रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए उन्होंने अप्रिशिएट किया है. साथ साथ उनको धन्यवाद भी देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इशू इंफ्रास्ट्रक्चर का टेकअप किया है. मैं ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन को कि मिनिस्ट्री के द्वारा एनसीएलटी और एनक्लेट को स्पेशलाइज्ड फंड देने का इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस के लिए भी प्रोविजन है, पहली बात. और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस ऑनगोइंग प्रोसेस है एंड देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट. इसके साथ साथ जब फंड्स एनसीएलटी एनक्लेट को मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है तो उनकी जिम्मेदारी भी है कि वह भी मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क को कंप्लीट करा सकते हैं. इसके साथ साथ मैं कुछ फैक्ट्स और बताना चाहता हूं कि मंत्रालय के द्वारा भी, चाहे वो मुंबई बेंच के लिए नए कोर्ट रूम को कंस्ट्रक्शन करने की बात हो तो उसके लिए भी 2.17 करोड़ का काम प्रोग्रेस पे है. सिमिलरली चंडीगढ़ बेंच में भी लगभग 1 करोड़ की कॉस्ट से रेनोवेशन वर्क का काम चल रहा है. दिल्ली को लेकर के भी सीपीडब्ल्यूडी रेनोवेशन दिल्ली की बेंच के लिए भी लगातार काम कर रही है. दूसरा जो प्रश्न आदरणीय सदस्य ने स्टाफ की बात की है, तो मैं एक बार स्टाफ के बारे में भी जानकारी सदन को आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि एनसीएलटी एनक्लेट के लिए सैंक्शन स्टाफ 378 है, जिसमें इन पोजीशन 331 है, मींस ओनली 47 वैकेंसीज हैं फॉर दैट. और ये परमानेंट स्टाफ की बात है. जो स्टाफ आउटसोर्स किया जाता है उसकी भी सैंक्शन 553 है, ऑल्दो उसकी इन पोजीशन 444 है, 444 वैकेंसीज 109 है, जो कि ऑनगोइंग प्रोसेस है. लगातार उसको वैकेंसीज को फिल करने के लिए भी प्रयास जारी रहता है. धन्यवाद. Second supplementary, Dr. Sasmit Patra. Honorable Chairman, sir, since my second part of the supplementary has already been also referred to in infrastructure, can I just end with one suggestion? Honorable Finance Minister is here. She also looks after corporate affairs. Ma'am, can we really think, and this I leave it with the wisdom of the Honorable Ministry, you've got Kartavya Bhavan 3, one building where you've got different floors and different ministries. Can we consider a Nyay Bhavan, one floor each
for one tribunal. If you go to Armed Forces Tribunal, Honorable Chairman, sir, it's in RK Puram, very small, dingy space. If you come to NCLT, again, you have a rented apartment. Courtrooms sometimes don't function. So my only humble suggestion, and probably I'll seek a response, is probably if you have one such building, each floor you provide one tribunal, NCLT, NCLAT, TDSAT, ITAT, Armed Forces Tribunal. Then in one place, you have all the facilities, and you'd be able to actually recover back much more from the NCLT, NCLAT, and all of these forums, which had come back from NPAs into the system. I request an honorable response. Thank you. Honorable Minister. उत्तर मैंने सॉरी मैं तो माननीय सदस्य का धन्यवाद करूंगा उनके सजेशन के लिए. Sir, thank you. I heard the suggestion, sir. Thank you. Third supplementary, श्रीमान संजय सिंह जी. धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे सप्लीमेंट्री पूछने का अवसर दिया. मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय से, कि आपने एनसीएलटी के माध्यम से ये बताने का काम किया है कि काफ़ी अच्छे जो बड़े बकायेदार थे उनसे काफ़ी अच्छे कर्जे वसूले गए, लेकिन जो कर्जदार आज हिंदुस्तान छोड़ के बाहर बैठे हुए हैं, जिनको लाने के बारे में सरकार बार बार बयान देती है कि हम उनको हिंदुस्तान लाएंगे, उनसे कर्जा वसूलेंगे, हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान की बैंकों का लूट कर बाहर बैठे हुए हैं. विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोग, उनको हिंदुस्तान आप कब लाएंगे और कब उनसे इन कर्जों की वसूली होगी? ऑनरेबल मिनिस्टर. माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है जो कि आज के पेरेंट क्वेश्चन के ऊपर पर्टेन नहीं करता है. ये अलग से प्रश्न पूछेंगे तो इसका उत्तर दिया जाएगा. डॉक्टर भीम सिंह जी. महोदय, प्रश्न के उत्तर में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में स्टेक होल्डर्स को कठिनाई नहीं हो, इसलिए डिफरेंट प्लेसेज पर ये कोर्ट और बेंच स्थापित किए गए. हमने उस सूची को देखा तो पूर्वी क्षेत्र में थोड़ा सा बेंचों की कमी है. बिहार, झारखंड उसे अछूता है. हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा एनसीएलटी का ट्रिब्यूनल का बेंच पटना में स्थापित करना चाहेंगे? ऑनरेबल मिनिस्टर. आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूं कि एनसीएलटी के 1+15 बेंचेस हैं और जिसमें 32 कोर्ट चलते हैं. एनक्लेट के 5 कोर्ट चलते हैं. और ये जो पटना के बारे में बात की, कोर्ट को एस्टैब्लिश करना या बेंच को वहां पर लगाना डिपेंड करता है कि वहां पर नंबर ऑफ केसेस उस एरिया में या आसपास के एरिया में कितना है. उसको देखने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है. फिफ्थ सप्लीमेंट्री, डॉक्टर फौजिया खान. Sir, given that the resolution delays are not only escalate NPAs further, but erode recovery values also, will the ministry publish data on the average time taken by NCLT and NCLAT to resolve corporate insolvency and actual value realized as 0% of claims over the last 5 years, benchmarking this against timelines and recovery under alternative forums like DRT, SURFACE. This will help assess whether IB3 through NCLT truly offers a time-efficient and value-efficient resolution mechanism. Honorable Minister. आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो एनपीए का शार्प डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ दिस, उसका डाटा बताऊं तो 2017 में 12% था. आज मार्च 2025 तक वो 2.3% है सिर्फ.
और इसके साथ साथ जो रिजोल्यूशन प्रोसेस की बात मैडम ने और उसके समय की है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि दिसंबर 2024 तक 1194 रिजोल्यूशंस हो पाई हैं और उसका जो टाइम पीरियड एवरेज है वो 585 डेज है, जबकि बैंक्स के द्वारा जब ये काम किया जाता था तो 4.5 साल भी एवरेज लग जाया करते थे। तो इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब केसेस अप्लाई होते हैं फॉर द एडमिशन, बिकॉज ऑफ द डेटरेंट ऑफ IBC एंड गुड कोर्स ऑफ रिजोल्यूशन, अगर 40,000 एप्लीकेशंस आती हैं तो वो एडमिशन से पहले ही लगभग 30,745 एप्लीकेशंस एडमिशन से पहले सेटल होती हैं और उसमें जो अमाउंट रिकवर होता है वो 13.94 लाख करोड़ हुआ है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो एक डेटा और देना चाहूंगा, जो लिक्विडेशन के ऑर्डर्स 2,707 कंपनीज के लिए आए वो 508 डेज के अंदर उसका ऑर्डर आया है। और एक डेटा और देना चाहूंगा, जो मिनिमम टाइम टेकन है किसी एक पर्टिकुलर केस के रेजोल्यूशन के लिए, दैट इज 119 डेज इन नंदा होटल्स लिमिटेड, दैट वाज डिलीवर्ड ऑन 14th of December 2017. Thank you. Now question number 93, Dr. John Brittas. Honorable Minister. Table of the House. Now supplementary, Sri Haris Biran. Thank you, Chairman, sir. My question to the Honourable Minister through you is about the practicality of capping of MBBS seats. Now, sir, in the state of Kerala, Kasaragod district, which has got 1.5 million population, has just got 50 MBBS seats. That also, it was allocated this year. Now, the adjacent district, which is South Kannada district, which is Karnataka, particularly city of Mangalore, which has got 2.1 million population, has got 2,100 MBBS seats. Now, sir, that is how the seats of MBBS are concentrated like. Even in the US, sir, if you look at it, medical colleges are concentrated in certain states only, like in New York, California and all. So, the capping of MBBS seats is completely impractical. My question to the Honourable Minister through you is, sir, whether the government is proposing to do away with the capping of MBBS seats. Honourable Minister. Thank you, sir. Sir, the issue of capping of MBBS seats to 150 per medical college came up with the UG MSR regulations 2023, but there were several representations received by us. So NMC, after discussion with the ministry, has kept that on hold. It has not been implemented so far. But insofar as the availability of medical colleges is concerned and the decision of capping thereby, sir, what we need to understand is an overall, the whole of India picture. Sir, if we take a look closely at the availability of medical colleges and doctors across the country, there is a regional disparity. There are certain regions of the country, like the eastern region or the northeastern region, which has many states and duties, wherein there is a lesser presence of medical colleges and doctors. So the whole idea of capping, as far as I understand, was to make sure that there is more fair distribution of medical seats in those areas which are slightly less performing, so that we are able to improve the health indices. However, since that UG MSR 2023 regulation of capping to 150 seats per medical college has been kept on hold, further decision will be taken later, sir. Next supplementary, Sriman Mahendra Bhatt. किसका मेरा ही तो है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि MBBS सीटों का निर्धारण करने के लिए जिस राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा मानकों का निर्धारण किया जाता है,
उस पर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मेडिकल की सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हाँ तो उसका स्वरूप क्या है? Sir, as per the existing rules, every college is allowed at least a maximum of 250 seats. But further, if any proposal regarding the extension of seats for medical colleges will be discussed in NMC only. Only said only 3. Sri Manoj Kumar Jha. Thank you, sir. Thank you so much. आपकी नजर इधर पड़ी, इसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। दोनों मंत्री महोदय यहाँ हैं। मैं जानता हूं, मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री ले रहा हूं इस सवाल को पूछ करके, और इसे हाथ जोड़ के कहता हूं, मत कहिएगा कि मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। बीते 3.25 महीना मैंने एम्स में बिताए हैं एक व्यक्तिगत संकट के दौरान। वहां सर कई लोगों से बातचीत हुई। एक स्पाउस ट्रांसफर पॉलिसी का बहुत बड़ा मसला है नर्सिंग स्टाफ का, खास तौर पर एम्स और इस तरह के तमाम संस्थानों में। मैं चाहूंगा उस पर थोड़ा आपकी नजरे इनायत बेहतर हो तो उनमें से कईयों का भला होगा। प्रश्न समझिए, सुझाव समझिए, आप पर विषय आपने उठाया, उसके संबंध में जरूर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 श्री रामजी लाल सुमन। क्वेश्चन नंबर 94। सभापति जी, प्रश्न संख्या 94 पर रख दीजिए। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री रामजी लाल सुमन। सभापति जी, सरकार उद्योगपतियों पर बहुत मेहरबान है ऐसा लगता है। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने 16.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ किया है। और पिछले 3 वर्षों में सभापति जी 1,17,142 करोड़ रुपए जो उद्योगपतियों ने लिए थे, सरमाएदारों ने लिए थे, वो बट्टे खाते में डाल दिए गए। उनसे वसूली नहीं हुई सभापति जी। वित्त वर्ष 2002 के बाद वित्तीय संस्थाओं से, बैंकों से जो ऋण लिए गए थे उसमें इन ऋणों की वापसी नहीं हुई और 6.5 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए गए सभापति। खाली अकेले वित्तीय वर्ष 2025 में जो बैंक खाते में दौलत डाली गई वो 58,000 करोड़ रुपए। सभापति जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ये जो सरमाएदारों को, बैंक वालों को पैसा दिया जाता है और वो पैसा वापस नहीं होता, तो लगता है कहीं न कहीं इन लोगों से, बैंक से पैसा वापस न होने में सरकार या वित्तीय संस्थाएं उदारता बरतती हैं। सभापति जी, मैंने पिछले दिनों कुछ कागज देखे और सभापति जी बड़ी दिक्कत है। प्लीज राइज योर क्वेश्चन। एक मिनट पूछा सभापति जी। क्या पूछा सभापति जी? एक सेकंड में सर। सभापति जी, यू आर गिविंग ए बिग स्पीच। अंबानी और जयप्रकाश जैसे लोगों से भी 12 लाख करोड़ रुपए सरकार ने ऋण माफ किया है। सभापति जी, मैं जानना चाहता हूं, सभापति जी, मैं आपके मार्फत ये जानना चाहता हूं कि ये जो बट्टे खाते में आपने पैसा डाल रखा है, एक बड़ी राशि है, इस पैसे को वापस कराने में सरकार ने क्या प्रभावी भूमिका अदा की है और भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार क्या एहतियात कर रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि सरकार ने पैसा माफ कर दिया, पहली बात तो सरकार कोई भी ऋण माफ नहीं करती है।
बैंक के आरबीआई की गाइडलाइन और अपने अप्रूव्ड पॉलिसी के तहत एनपीए लोन राइट ऑफ करती है। बैठिए लेट हिम आंसर। बैठिए प्लीज आप बैठिए। और राइट ऑफ करने से पहले सभी बैंक 100% प्रोविजन करती हैं और एनपीए जो अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके आधार पर कहीं ना कहीं एनपीए होता है। और माननीय सदस्य की जो चिंता मैं बताना चाहता हूं कि अगर देखें तो लगातार सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी 2014 में जहां पर एनपीए 4.97% था वहीं पे घट करके 2.30% हुआ है। और जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि उनको पट्टे खाते में डालकर रिकवरी नहीं होता है, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि 2014-15 में जहां रिकवरी रेट मात्र 11.14% था, आज 25-26 में बढ़ करके 47.85% हो गया है, ताकि बैंक का जो खाता है उसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री रामजी लाल सुमन जी। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जो सरमाएदार हैं, अमीर लोग हैं, बड़े घराने हैं, उन पर तो ये बट्टे खास उन पर ने जो ऋण लिया था वो ऋण की अदायगी नहीं कर पाए, बेचारे बेसहारा थे, उनके पास दौलत नहीं थी। क्या मंत्री जी को इस प्रकार की कोई जानकारी है कि किसानों ने जो ऋण लिया है? You please come to your question, please. सर मैं please you come to your question. पूछ रहा हूं सर, क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस देश में किसानों ने जो ऋण लिया है उनके ऋण के मामले में कहीं बट्टे खाते में डाला गया और नहीं है? किसान इतना ईमानदार है तो ये सरकार क्या किसानों की कर्ज माफी करने पर विचार कर रही है? सभापति महोदय, जहां तक बैंक से लोन देने का सवाल है वो आरबीआई की निगरानी में बैंकों द्वारा निर्णय लिया जाता है। और जहां तक किसानों का सवाल है, माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारी किसानों को जहां तक माननीय सदस्य ने बात किया है, अगर देखें तो लोन टोटल 30/9/25 तक 24.61 लाख करोड़ रुपया किसानों को दिया गया है और इंडस्ट्री को 42.66 लाख करोड़ दिया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष है कि सभी आम जन तक लोन पहुंचे। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सबको वो सुविधा प्राप्त हो, ऐसी तमाम स्कीम लेकर के हमारी सरकार आई हुई है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान शंभू चरण पटेल। शंभू चरण पटेल। हाँ, धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न करने का अवसर दिया। महोदय, आज बैंकिंग सेक्टर के राइट ऑफ का महत्वपूर्ण बिंदु पर यहाँ पे माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं और चर्चा हो रही है। इस विषय पर मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यह है कि जिन बैंक कर्मियों की मिली भगत से गलत ऋण वितरित कर दिए जाते हैं उस पर क्या कार्रवाई की जाती है? इन्हीं गलत ऋणों के कारण बैंकों को राइट ऑफ करना पड़ता है। महोदय, मोदी सरकार में कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति है और यहाँ पर एनपीए से उनको रिकवरी भी की जाती है। अगर देखें तो 24-25 में जहाँ 9,500 कर्मचारियों पे कार्रवाई की गई, वहीं 25-26 में 5,367 कर्मचारियों पे भी कार्रवाई की गई। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री राजीव शुक्ला जी। चेयरमैन सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट भी कम कर दिया है, तो आप जो है इंटरेस्ट रेट बैंक्स कितना कम करके जो है राहत देंगे जो लोग उधार लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं? क्योंकि जैसे ही जो है पहला एनपीए होता है उसके तुरंत बाद वो सरफेसी उसमें डाल देते हैं और उसके बाद जब वेबसाइट पे पड़ता है तो उसका सारा काम ठप हो जाता है, फिर एनसीएलटी ये सब कार्रवाई चालू हो जाती है। तो ये बड़ा ड्रैकोनियन प्रोसेस होता है बैंकों का। तो आप कितनी राहत देने जा रहे हैं? एक तरफ रिजर्व बैंक ने भी रेपो रेट कम कर दिया है और दूसरी तरफ जो है बैंक्स ने क्या पॉलिसी लिया? हमें तो निर्मला जी जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। सभापति महोदय, पहले तो ये मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है और जहां तक रेपो रेट का कम करने का बढ़ाने का निर्णय आरबीआई लेती है। श्री सुजीत कुमार जी। Sir, I would like to compliment and congratulate the Finance Minister and the entire Finance Ministry
for reducing the NPA, which was over 14% 10 years ago and is less than 3% today. So my sincere compliments to the minister and the ministry. Sir, recently I applied for a car loan, and despite having an excellent CIBIL score, the rate of interest which was charged to me by the bank is higher than what my friends who are working in the corporate sector are charged. And when I asked the bank why so, they told me that I am a PEP, politically exposed person. This issue was brought about 2 years ago in the House, in this August House also, sir. I would like to know from the minister why we politicians have to pay a higher rate of interest just because we are, MPs or politicians. Honorable Minister. सभापति महोदय, मैंने पहले भी बताया कि बैंक द्वारा कहीं न कहीं अपने बोर्ड से द्वारा जो निर्णय लेता है उसके आधार पर करता है और ब्याज में रेगुलेट होता रहता है और कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी राजनीतिक व्यक्ति को अतिरिक्त ब्याज देना पड़े। अगर ऐसा कोई विषय है तो माननीय संसद सदस्य बताएंगे, मैं देखूंगा। Question number 95, Sri Ayodhya Rami Reddy Allah Garu. Thank you, Chairman Sir. Question number 95. Honorable Minister. Sir, statement is laid on the table of the House, sir. First supplementary, Sri Ayodhya Rami Reddy Allah Garu. Sir, renewable expansion requires parallel strengthening of grid integration capacity, including forecasting tools and flexible transmission planning. I want to ask the Honourable Minister what steps are being taken to have a proper strategy and enhance national grid readiness, such as improved forecasting, balancing systems and dynamic transmission planning to support large-scale renewable deployment across all regions. Sir, thank you, sir. He has raised a very important question. One is, he has talked about the policy stability. I would like to inform the House through you, sir, from last more than 11 years, because of the political stability, policy stability is also perfect, not only in energy sector, in every sector, sir. So because of political stability, policy stability is also there. And this political stability will continue for many more decades, and the policy stability will also continue for many more decades. And as far as his another part B of his question is, one is grid integration and regulatory mechanism pertain to the Ministry of Power, but however, we have a cell in the ministry also. We are regularly interacting with them, and also we have a dedicated transmission cell for an effective transmission planning for RE projects. And to support the transmission for RE projects, we are introduced Green Energy Corridor number 1, where CFA is 40%, and total the target was 9,607 circuit kilometer, and up to October 2025, 9,166 CKM of the transmission lines have been completed. So now we have already started GEC2 also, which have the goal of completing 7,119 circuit kilometer. And as far as forecasting is concerned, we have established RE management centers in many places, and that is going to continue also further. We are going to establish many REMC, and now it is already establishment for real-time forecasting, scheduling and RE monitoring generation. And as you know, he is a very learned member, sir. As you know, this is overall, if you look just 10-11 years back, overall generation from the RE, it was, especially by solar, it was less than 2.8 gigawatt. Today it is 127 gigawatt, and wind is almost 55 gigawatt. Means for the first time, what Prime Minister Modi had committed to the World Forum, that before 2030, we are going to achieve 50% of our electricity energy by renewable sources.
that has been achieved 5 years well in advance. And investment is also nearly about $12.4 billion in these years. So this itself shows there is a policy stability, and whatever the suggestions from any corner for the further improvement, further to achieve the further target, I am open with everybody. They can send the suggestions to me, and I am very thankful that he has raised a very important question. Second supplementary, Sri Ayodhya Rami Reddy Alagaru. Yeah, sir, I must honestly admit, Honorable Minister and this government has done a very good job on the renewable energy sector. But we need to look at on going forward to meet our goals. There are certain things that I want to bring it to the notice and to understand from him. Sir, the timely land access, environmental approvals, and interagency coordination remains major determinants of renewable energy project timelines. What measures are underway to streamline land and approval processes, regulatory certainty, expediting dispute resolution mechanisms, stable policy signals, apart from strengthening interagency coordination and establishing clearer accountability frameworks to ensure smoother execution of renewable energy projects nationwide. Thank you, sir. Honorable Minister. Sir, as far as land and ROW is concerned, sir, it is ultimately state subject. We are continuously interacting with the state government, whether this party or that party. We are continuously interacting with the state government, and I am personally meeting chief ministers. Whenever they are coming here in Delhi, they are meeting me. And wherever the states are performing well, they have understood what is the problem of the entrepreneur, the investor who is investing. But basically, here the major problem is land. And land is a state subject. However, many good things have been done in many states. For example, deemed conversion means there is no need of converting the agricultural land if it is for the renewable energy. This policy is adopted by the Karnataka government. Many such things have been done in many states. Many proactive steps have been taken. Even now, in your own state, Chandrababu Naidu Garu has also taken many very proactive steps. Because of that, things are also moving. 76,000 connectivity as far as PM Suryagar is concerned, it is done. And also, under ULA model, that is utility-led model, there also he has asked about 7 lakh connection, but we have approved at present 3.8 lakhs. That will also benefit more than 8-9 lakh people, means households. These are the things which have been done as far as which is under our control. But since land is the issue of the state government, we are in constantly touch with the states, and for the smooth coordination with the various departments, we are working out. And also government every day, means at least if I may correct it, every month we are meeting with the stakeholders, and those stakeholders, whatever the suggestion they give for the proper and fast implementation of the project, we are taking that suggestion and we are trying to reduce the compliances also. Third supplementary, Srimati Mavu Maji. Honorable Chairman, sir, my question is, जब 11.8 बिलियन डॉलर के नवीकरणीय ऊर्जा निवेश में ज्यादातर हिस्सा कुछ चुनिंदा राज्यों राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है, तो क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि पूर्वी एवं मध्य भारत के राज्य जैसे झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर, जहां भूमि, जल स्रोत और खनिज संसाधनों की प्रचुरता है, वहां नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए कोई विशेष नीति, अतिरिक्त प्रोत्साहन या क्षेत्र विशेष निवेश पैकेज लाने पर विचार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक? Sir, she has asked mainly about the decentralizing the investment.
That is, if I can tell, if at all in the any sector, if it can be really decentralized, it is only in renewable energy sector. As far as energy sector is concerned, if you want to do a hydro project where there is a river, where there is a water, there only you can do it. As far as coal is concerned, means thermal power is concerned, either you have to transport the coal, if you want to generate in South India, you have to transport the coal from this side to that side. But whereas renewable energy is in real sense, it is decentralized. Only thing is, state should take the interest. As far as Jharkhand is concerned, I only request you, I do not want to do politics because I am interacting with all political parties, chief ministers, irrespective of their affiliation, I am interacting with them and I am requesting, one is to provide the land, and as far as decentralized our schemes are there, PM Kusum, PM Surya Ghar, these are, some of the states are proactively doing it. It is basically first come, first serve. Whoever wants to take it, they can take it, central financial assistance. I request you, kindly use your good offices, and in Jharkhand also, we want to see the progress. I have requested we have requested all chief ministers, including Jharkhand chief minister. One is provide land. Second one is make use of the central financial assistance. If all the members, if you can kindly use your good offices in your respective states, all the schemes led by Shri Narendra Modi, whatever we are giving, that will be really useful to the public. You may kindly use your good offices. Fourth supplementary, Srimati Sulada Dev. जय श्री जगन्नाथ। थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि पीएम सूर्याघर योजना में कितने सब्सिडी का क्लेम किया गया है ओडिशा के लिए और कितनी सब्सिडी मिली है, और जो पीएम सूर्याघर मुफ्त बिजली योजना है उसमें ओडिशा में 2024 से कितने इंस्टॉलेशंस हुए हैं। थैंक यू चेयरमैन सर। Sir, this is specifically related to the Odisha. If my memory goes right, sir, immediately I do not have the details. 147 crores has been released under PM Surya Ghar to the Odisha, and Odisha is of late now they are doing well, and applications in Odisha in PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, it is 1,59,040. Residential installation is 20,760 have been installed. Total subsidy release is around 134 crores. This has been released. And in further, OLA also, ULA, that is utility-led model, whatever request Odisha government has made, that also we have, means it is not done in entirety. With some limitation, with some cap, we have allowed it there also. I will send our figure what is in ULA model, that is utility-led model, what has been allowed to the Odisha, that we will send it to the honorable member. But as far as release of subsidy is concerned, 134.05 crore is released to Odisha. So fifth supplementary, Srimati Rekha Sharma ji. Mic is not on. Yeah. Thank you, Chairman, sir. Sir, through you, I would like to ask Honorable Minister that where does India stand globally in the field of renewable energy? And second, sir, ऐसे कितने घर हैं इंडिया में जहां पीएम सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना में 0 बिल आ रहे हैं? ऐसे कितने घर हैं? Sir, as far as India stands, according to the latest International Energy Report, IEA, India now ranks 3rd in the world after the China and United States for the growth in the power generation capacity over the past 5 years. And as already I have mentioned,
जैसे मैंने पहले ही बताया 50% non-fossil fuel installed capacity we have achieved 5 years well in advance. As far as PM Surya Ghar is concerned, total 23 lakh households have been benefited. It was announced, the scheme was announced, PM Surya Ghar Mufti Bijli Yojana. It was announced in 2024, but because of the election, it took off in June 2024. In last 1.5 years, nearly about exactly what are the numbers, I will send it out to her. More than 23 lakhs households are benefited. So question number 96, Dr. Kalpana Saini. Sir, question number 96. Honorable Minister. Sir, the answer is laid on the table of the House. The first supplementary, Dr. Kalpana Saini. सर, माननीय मंत्री जी, आपने तकनीकी समाधान और मॉनिटरिंग सिस्टम की बात की है। क्या सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि ग्रामीण और दूर दराज इलाकों के किसानों को मोबाइल ऐप या SMS आधारित सत्यापन सुविधा मिले, जिससे वे खाद के बैग का QR कोड स्कैन कर तुरंत पता लगा सकें कि खाद असली है या नकली? ऐसे डिजिटल उपाय अभी कितने जिलों में लागू किए गए हैं? सरकार यह भी बताए, पिछले 3 वर्षों में नकली या नॉन स्टैंडर्ड खाद बेचने के खिलाफ कितनी ठोस कानूनी कार्रवाई की गई? जहां तक किसानों को ग्रामीण कोई QR कोड के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से फर्टिलाइज़र जो है वो उसकी गुणवत्ता क्या है, इसके बारे में जो प्रश्न है, मुझे लगता है कि ये सुझाव अच्छा है, लेकिन इस तरीके से हम डिजिटली तो प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह पर हम क्वालिटी कंट्रोल जो है उसके माध्यम से ज़्यादा जो खाद है उसकी क्वालिटी को हम मॉनिटर कर सकें, लेकिन इस तरीके का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है और ये सुझाव है, सुझाव देखा जाएगा। जहाँ तक सवाल है नॉन स्टैंडर्ड फर्टिलाइज़र जो मेट्रिक टन में 12,037.50 लाख मेट्रिक टन, ये PNK का ये 2022-23 में सबस्टैंडर्ड पाया गया और 1.80 करोड़ ये सब्सिडी उनकी हम लोगों ने जब्त की है। उसी तरीके से 23-24 में 3,164 मेट्रिक टन ये सब स्टैंडर्ड पाया गया और इसमें से 2.58 ये करोड़ ये हमने उनसे उनकी सब्सिडी जब्त की है। वैसे ही 24-25 में 6,308 मेट्रिक टन था और 5.43 करोड़ उनसे हमने जब्त किया है, सब्सिडी जब्त की है। सेकेंड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर कल्पना सैनी। माननीय मंत्री जी, क्या मंत्रालय यह भी बताएगा कि नकली खाद बेचने वालों पर निगरानी रखने के लिए राज्यों के कृषि विभाग और केंद्र सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? सरकार किसानों को जागरूक करने के लिए क्या कोई राष्ट्रीय स्तर का अभियान चला रही है, जिसमें उन्हें यह बताया जाए कि असली खाद की पहचान कैसे करें और संदेह होने पर शिकायत किस प्लेटफॉर्म पर दर्ज करें? सभापति जी, जहां तक फर्टिलाइजर के गुणवत्ता का सवाल है, हमारे यहाँ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर ये 1985 का ऑर्डर है, जिसके तहत सब स्टैंडर्ड मटेरियल का खाद बेचने पर प्रोहिबिशन है और जो हमारा क्लॉज 19 है वह इसको एक्टिवेट करता है, उसका क्लॉज 19 के तहत ये प्रोहिबिट करता है। इसके साथ साथ हमारे जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1885 है वह भी इस बात की चिंता करता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है यानी वो फर्टिलाइज़र है वो सब स्टैंडर्ड का हो तो उस पर हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत भी हम एक्शन लेते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स एजेंसी होती है जो इसका एक्शन लेती है। प्रदेश की जो सरकारें हैं उसका काम है एक्शन लेना। हमें भी जो कोई रिपोर्ट आती है तो हम वो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं और स्टेट गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है। इसमें इस कानून के तहत जो पनिशेबल है वो 3 महीने से लेकर के 7 साल की कैद है, लेकिन ये सारी जुडिशियल एक्टिविटी ये स्टेट में ही होती है और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से इसको हम लोग एक्शन में लाते हैं।
इसलिए और जहाँ तक ये स्पूरियस फर्टिलाइजर का सवाल है, वो भी FCO फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत ही आता है और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत उसके बारे में एक्शन लिया जाता है। Now discussion on the